हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें हम डिटेल में बात करेंगे, जिससे कि आपके और भी जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर होते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आई नो द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी। मैं जानता हूं कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। किस समृद्धि का उदाहरण है? कभी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है कि आई नो दैट 2+2=4, या फिर हिंदी में मैं जानता हूं, ये सारे के सारे उदाहरण आपके पास अर्थगत समृद्धि के होते हैं, सिमेंटिक मेमोरी। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कभी भी किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, किसी चीज़ के बताने के पीछे कोई रीज़न है कि आई नो 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे भी एक लॉजिक है आपका। तो ये सारे के सारे आपके पास अर्थगत समृद्धि के अंदर आते हैं। अगर हम बात करते हैं एपिसोडिक मेमोरी, यानी कि प्रासंगिक जो समृद्धि है, इसके अंदर आती है डेट या फिर कोई इवेंट्स। आखिर कौन सा इवेंट किस डेट को हुआ था, जब इस तरीके की कोई मेमोरीज होती है, वो हमारे पास एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आती है। ऑप्शन सी जो यहाँ पे दे रखा है, प्रोसीजरल मेमोरी, यानी कि प्रक्रियात्मक समृद्धि। इसका संबंध होता है जहाँ पे कोई प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। हम जब कुकिंग करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। हम कोई भी स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, उससे पहले कोई ना कोई प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, यानी कि कोई ना कोई प्रक्रिया को रिपीट किया जाता है। तो जहाँ पे हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, वो हमारे पास प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर आते हैं। एंड वर्किंग मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव मेमोरी, यानी कि जो चल रही स्मृति है, जो चलन स्मृति है, उसको हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन वो तो आपका ऑप्शन ए है, सिमेंटिक मेमोरी। जहाँ पर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है कि आई नो करके, मैं जानता हूँ। एपिसोडिक का होगा कोई ना कोई डाटा जहाँ पे कोई इवेंट हुआ डेट से रिलेटेड। और प्रोसीजरल जो मेमोरी होती है, यहाँ पे एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। हमने HP JPT टैट का न्यू बैच ओपन किया, जो कि 2025 में आपके पास जो टैट होने वाला है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस आपको वहां पर करवाई जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस आपके गूगल मीट ऐप के ऊपर होके, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जितना भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाया जाएगा, वो आपको रिकॉर्डेड करके भी बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। और इस बैच की टोटल फीस आपके 600 है, और ये बैच आपका मई तक है। मई तक की टोटल फीस आपके 600 है। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। 17 मार्च से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा वो आपका इवनिंग सेक्शन में रहेगा। और आखिर मेन सब्जेक्ट आपके क्या रहेगा ऑनलाइन क्लासेस के, तो आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स और साइकोलॉजी। ये चारों के चारों सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाई जाएगी। जीके सेक्शन की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी, उसके केवल आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी 4 सेक्शन की टोटल फीस आपकी 600 है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दोनों प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वाइगॉस्की की थ्योरी का क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, विच टूल इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन ड्यूरिंग इंटरेक्शन। वाइगॉस्की के अनुसार बालक को अंतःक्रिया के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है? जब एक पर्सन या फिर कोई भी चिल्ड्रन एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट का मतलब सिंपली कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बातचीत करना। जब भी हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, हमें वहाँ पर लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, यानी कि भाषा। विदाउट लैंग्वेज हम कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते और कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही है कि जो भाषा है, इस उपकरण का यूज़ करके एक बच्चा अपनी जो इंटरेक्शन है कर सकता है एक दूसरे के साथ। बाकी वाइगॉस्की का ये मानना था, जो बच्चा होता है उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो सोसाइटी से होती है, कल्चरल से होती है, लैंग्वेज से होती है। अगर एक बच्चा अपनी सोसाइटी में घुल मिल जाए, वहाँ के कल्चर को फॉलो करे, वहाँ की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसको फॉलो करे, उसके थ्रू एक बच्चे की फुली डेवलपमेंट हो जाती है। ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चे के लिए कल्चर,
सोसाइटी और लैंग्वेज, इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। यह आपके पास वाइगॉस्की की थोड़ी थ्योरी थी जिसमें कि उन्होंने बताया कि एक बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बाकी इन्होंने हमारे पास ZPT के बारे में भी बताया कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको अच्छे से बिल्कुल साइकोलॉजी की प्रेपरेशन करवा दी जाएगी टैट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे पास है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास। गेस्टाल्ट मीन्स, यानी कि जो गेस्टाल्ट है उसका अर्थ क्या होता है। गेस्टाल्ट का जो मतलब होता है वो आपके पास होता है होल, यानी कि पूर्ण। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 आपसे पूछा गया था साइकोलॉजी में, Which of the following Greek philosopher believed that knowledge is acquired through learning and experience? यहाँ पे आपने ये बताना कि ऐसा कौन था जो ग्रीक का फिलोसफर था जिनका ये मानना था कि नॉलेज जो आपके पास ज्ञान है उसको एक्वायर करने के लिए, उसको अर्जित करने के लिए लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास अधिगम और अनुभव का होना ज़रूरी है। लर्निंग और एक्सपीरियंस के थ्रू एक पर्सन अपनी नॉलेज को एक्वायर कर सकता है। तो ये आपके पास कहा गया था अरस्तु के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है और कई बार ये भी पूछा जाता है आपके पास कि अरस्तु कहाँ के फिलोसफर थे। तो जो आपके पास अरस्तु थे वो हमारे पास ग्रीक के थे। यहीं पे आपका क्वेश्चन कवर हो गया कि अरस्तु ग्रीक के थे और इनका मानना था किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, किसी भी ज्ञान को अर्जित करने के लिए हर एक पर्सन को अधिगम और अनुभव की आवश्यकता होती है। जब एक पर्सन लर्निंग करेगा, बार बार अधिगम करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस को गेन करेगा, जो अनुभव है उनको गेन करेगा, उसके थ्रू उसकी जो नॉलेज है वो बिल्कुल बिल्ड हो जाएगी और वो अच्छे से नॉलेज को एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन हमारे पास IQ से पूछे गए। IQ वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास कई बार बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है वो पूछा जाता है। कई बार किसी पर्सन की मेंटल एज निकालने को आता है, कई बार IQ निकालने को आता है और कई बार आखिर ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपके पास है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट और IQ वॉज डेवलप्ड बाय, यानी कि जो आपकी बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा किसने दी थी। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वाला, IQ वाला, ये हमें दिया गया था स्टर्न के द्वारा। यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, स्टर्न। कई बार विलियम स्टर्न भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर विलियम स्टर्न है तो वो भी बिल्कुल सही है, कई बार स्टर्न है तो वो भी ठीक है। दोनों का सेम ही नाम है, सिर्फ कई बार स्टर्न लिखा होता है आधा अधूरा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो IQ का था वो स्टर्न के द्वारा दिया गया था। IQ का कई बार फॉर्मूला पूछा जाता है जो कि आपका होता है IQ इक्वल्स टू MA/CA इंटू 100, यानी कि M में जो रहता है वो मेंटल एज और CA जो आपका क्रोनोलॉजिकल एज। कई बार आपके पास इसके फॉर्मेट के बारे में पूछा जाता है और इस कॉन्सेप्ट को भी आपको एक बार डिटेल में करवा देंगे हम चैनल पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा है, हु इन्वेंटेड इंट्रोस्पेक्शन मेथड, यानी कि जो आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था। या फिर कई बार पूछा जाता है कि इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है उसके जनक किसे माना जाता है। विलियम जो वुंट आपके पास है उनके द्वारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड को इन्वेंट किया गया था। यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड के जो जनक माने जाते हैं वो हमारे पास विलियम वुंट है। और जो यहाँ से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पास, इंट्रोस्पेक्शन सबसे ओल्डेस्ट मेथड है और ये क्वेश्चन सबसे रिपीटेड है आपके पास कि साइकोलॉजी में सबसे पुराना या सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है आपके पास, तो वो आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड का कई बार मीनिंग या फिर अर्थ भी पूछा जाता है, जिसका मीनिंग होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, यानी कि अपने बारे में निरीक्षण करना। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आपके पास, इंट्रोस्पेक्शन मेथड अपने बारे में जानने के लिए सबसे हेल्पफुल है। किसी भी पर्सन को अगर अपने बारे में जानना है, अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में
जिस मर्जी के बारे में जानना अपने से रिलेटेड तो हमारे को इंट्रोस्पेक्शन मेथड की आवश्यकता पड़ती है। और विलियम वुंट जो आपका यहाँ पे है उस वो इंट्रोस्पेक्शन के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। साथ ही साथ साइकोलॉजी के जो फादर है, साइकोलॉजी के जो जनक है, वो भी विलियम वुंट को ही माना जाता है। ये क्वेश्चन आपने हमेशा ध्यान में रखना। साइकोलॉजी के जो फादर है, जो आपके पास साइकोलॉजी है उसके जो जनक माने जाते हैं, वो भी आपके पास विलियम वुंट ही है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड रहता है आपके पास कि साइकोलॉजी के जनक कौन है आखिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी इज नोन एज। मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? देखो, कभी भी अगर मेंटल एबिलिटी की बात की जाती है, आपकी इंटेलिजेंस की बात कभी भी की जाएगी, उसका संबंध हमेशा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ रहता है। आपका जो संज्ञानात्मक विकास है, इसका जो रिलेशन माना जाता है वो मानसिक क्षमताओं के विकास से माना जाता है, यानी कि आपकी जो इंटेलिजेंस है या फिर मेंटल एबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मेंटल एबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका कॉन्सेप्ट हमारे को जीन पियाजे ने दिया था। बाकी इसमें जो रहता है, देखो ऑप्शन ए है आपके पास साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि मनोवैज्ञानिक विकास। मनोवैज्ञानिक जो विकास है या फिर साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, इसका जो रिलेशन रहता है वो इमोशनली हेल्थ या फिर इमोशनली डेवलपमेंट। जब एक पर्सन बिल्कुल इमोशनली डेवलप हो जाता है, उसका रिलेशन आपके पास साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट के साथ रहता है। फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, शारीरिक डेवलपमेंट या शारीरिक विकास के बारे में, इसका संबंध जब एक पर्सन बिल्कुल फिजिकली फिट है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल उसकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी है, तो वो आपका संबंध रखता है फिजिकल डेवलपमेंट के साथ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि आपके पास संज्ञानात्मक विकास है, इसका जो रिलेशन रहता है वो इंटेलिजेंस या फिर आपके पास मेंटल एबिलिटी के साथ है। आपका जो मोटिव डेवलपमेंट रहता है, प्रेरक विकास, इसका संबंध रहता है जब पर्सन अपने लाइफ के लिए मोटिवेट रहता है, यानी कि मोटिवेशन से रिलेटेड रहता है आपके पास मोटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, एट वट एज डज द चाइल्ड ब्रेन डेवलप एंड अटेन ऑलमोस्ट फुल साइज। यानी कि बालक का किस वर्ष तक की आयु में मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है? एक जो छोटा बच्चा होता है, उसका जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, फुली डेवलप या फिर बिल्कुल उसका पूर्ण जो आकार है वो ले लेता है आपके पास अप टू 5 ईयर। बेसिकली जो माना जाता है वो अप टू 5 साल तक माना जाता है, 5 ईयर तक। बट कई बार अगर आपको 5 ईयर नहीं दिखता है तो अप टू 6 ईयर भी सही माना जाता है। यानी कि 5 से लेकर 6 साल तक के बीच में जो बच्चा है, उसका जो दिमाग होता है बिल्कुल डेवलप हो जाता है और बिल्कुल अपना जो साइज़ है उसके में बिल्कुल आ जाता है, पूर्ण आकार में आ जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अप टू 6 ईयर। बट बाई चांस कभी आपको अप टू 5 ईयर भी हो, अप टू 6 ईयर भी हो, तो अप टू जो 5 ईयर होगा वहाँ पे 5 वर्ष तक वो बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष तक एक बच्चे का जो दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, बिल्कुल विकसित हो जाता है। बट बाय चांस 5 ईयर नहीं दिखता है तो आपका अप टू 6 ईयर बिल्कुल सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फ्राइड इट इज़ बेस्ड अपॉन। मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार इट की आधार किससे माना गया है? अकॉर्डिंग टू फ्राइड इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। यानी कि जो आपका इड होता है उसको सुख के आधार के ऊपर निर्धारित किया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपके पास बी है वो बिल्कुल सही है। आपके पास जो फ्राइड है, इन्होंने हमारे पास जो माइंड है हमारा, उसको डिनोट किया गया है, उसको डिफाइन किया है। यानी कि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो माइंड होता है, उसको 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। और जो आपके पास इड, ईगो, सुपर ईगो है, इड, अहम, परा अहम, इस कॉन्सेप्ट को भी हमारे पास फ्राइड ने दिया है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि इड, ईगो, सुपर ईगो वाला कॉन्सेप्ट आखिर किसने दिया है? तो आपके पास जो इड है, आपके पास अहम है और परा अहम, ये कॉन्सेप्ट भी हमें फ्राइड के ने ही दिया है।
और इसमें अलग अलग जैसे कि इड आपके पास प्लेजर के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट जो हमारा होता है ईगो यानी कि अहम, इट इज़ बेस्ड अपॉन रियलिटी। आपके पास जो अहम होता है यानी कि ईगो, वो आपका बेस्ड होता है रियलिटी यानी कि सत्य के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बताया गया था सुपर ईगो यानी कि परा अहम, सुपर ईगो इज़ बेस्ड अपॉन मोरालिटी, यानी कि जो सुपर ईगो है वो आपका मोरालिटी के ऊपर बेस्ड होता है कि आखिर क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो ये तीनों से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इड किसके ऊपर बेस्ड है, ईगो आपका किसके ऊपर बेस्ड है, या फिर सुपर ईगो आपका किसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th जो हमारा क्वेश्चन है पर्सनैलिटी, ये हमारा आया है व्यक्तित्व वाले टॉपिक से यानी कि पर्सनैलिटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइकोलॉजी का। क्वेश्चन आपका है सेल्फ सेंटर्ड नेचर पर्सन हैव डैश पर्सनैलिटी, यानी कि आत्मकेंद्रित स्वभाव के व्यक्ति डैश व्यक्तित्व के होते हैं। ऐसे पर्सन जो कि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं उनका नेचर किस प्रकार का होता है, तो वो आपके पास इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब ऐसे पर्सन जो कि थोड़े शाय होते हैं, और ऐसे पर्सन जो कि ज़्यादातर लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं समझते। जो पर्सन से वो बात करते हैं वहाँ पे बिल्कुल खुल कर के बात करेंगे, बट जिन पर्सन से वो बात करना नहीं चाहते हैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करते। और इंट्रोवर्ट के बारे में कभी भी पूछा जाता है, ये पर्सन हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इनका ये जब भी बात करते हैं सिर्फ काम की बात करते हैं, बाकी जो आउट ऑफ सिलेबस रहती है, जो किसी काम की बात नहीं रहती है, उसके बारे में कभी भी बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11th, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस, यानी कि विकास एक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट और जो ग्रोथ आपका टॉपिक है साइकोलॉजी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस कॉन्टिन्यूस। आपके पास जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रोथ आपकी अनकॉन्टिन्यूस होती है। आपके पास जो वृद्धि होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, बट जो आपका विकास होता है डेवलपमेंट, वो आपके पास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक बच्चे का जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है ये स्टार्ट हो जाती है जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है कि डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हो जाती है। जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है आपकी डेवलपमेंट की प्रोसेस तब स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोफिजिकल डिफरेंस, यानी कि मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है। आपके पास कभी भी असमानता की बात आती है तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर आती है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन सी है व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल, ये बिल्कुल सही है। कभी भी किसी भी पर्सन की साइकोफिजिकल यानी कि फिजिक की बात होती है, शरीर की बात होती है, उसके बीच कभी भी डिफरेंस पूछा जाता है कि असमानता क्यों होती है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण, क्योंकि हर एक पर्सन किसी ना किसी पर्सन से किसी ना किसी तरह से अलग होता है। आप एक ट्विन्स की बात कर लो, आप एक ब्रदर सिस्टर रियल की बात कर लो, उनके बीच भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, कई बार उनके कभी एटीट्यूड अलग होते हैं, कई बार उनकी फिजिक्स अलग होती है, और इसका जो मुख्य कारक माना जाता है वो उसको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेमोरी से आया यानी कि स्मृति से, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइकोलॉजी सेक्शन का। क्वेश्चन आपका है फॉर हाउ मैनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन, यानी कि लघुकालीन स्मृति में कितने सेकंड के लिए सूचनाएं रह सकती है। आपकी जो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, आखिर वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को कितने समय तक होल्ड करके रह सकती है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए, लेस देन 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड से कम समय तक, और कई बार होता है ग्रेटर देन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड से ज़्यादा और 30 सेकेंड से कम समय तक शॉर्ट टर्म मेमोरी किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को रख सकती है। और कभी भी आपसे टाइप्स पूछे जाते हैं स्मृति के, तो 3 प्रकार की होती है आपके पास। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज एक्टिव मेमोरी या वर्किंग मेमोरी। कई बार इसको एक्टिव मेमोरी भी लिखा होता है, कई बार इसको वर्किंग मेमोरी भी, यानी कि दोनों का मतलब सेम ही है, शॉर्ट टर्म मेमोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कम्स एट द एज ऑफ। यानी कि जो एरिक्सन की थ्योरी है, उन्होंने जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बारे में बताया है वो बच्चे के अंदर कौन सी आयु में आ जाता है। सबसे मेन बात जो एरिक्सन की थ्योरी है, इट इज़ बेस्ड अपॉन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है आपका, आखिर जो आपके साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी है। तो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी हमें एरिक्सन ने दी है, जिसमें कि एरिक्सन ने एक बच्चे की, एक पर्सन की लाइफ को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। यानी कि कई बार अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस बताई है, तो हमारे पास 8 बताई गई है, जिसमें कि ट्रस्ट वर्सेस जो मिसट्रस्ट स्टेज बताई गई है वो सबसे पहली अवस्था है। यानी कि 0 से लेकर 1 वर्ष तक जो आपके पास है, 0 to 1 ईयर, ये वो वाली स्टेज है जहाँ पे कि एक बच्चे के अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज के बारे में बताया गया है। बाकी जो 8 स्टेजेस है वहाँ पे अलग अलग आयु भी बताई गई है और अलग अलग वहाँ पे स्टेजेस बताए गए एरिक्सन के द्वारा, जिनको कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एरिक्सन के सारे जितने भी स्टेजेस है इसी चैनल के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 15th हमारे पास है, रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ पूछी गई है पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि ऐसे अनुभव जिन्हों को हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, अगर उन्हें हमें फिर से रिवाइव करना होगा, फिर से याद करना होगा, तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे। जब भी हम किसी भी चीज़ को पुनः जागृत करते हैं या पुनः याद करते हैं, वो हमारे पास कहलाता है रिकॉल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है। रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज नोन एज रिकॉल। कोई भी पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस हमने गेन किया है, अगर उन्हें फिर से याद करना है, पुनः जागृत करना है, तो उसे हम रिकॉल कहते हैं। बाकी जो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस है, ये आपके पास एक जो मेमोरी होती है उसके तथ्य या तत्व माने जाते हैं। जैसे कि रिटेंशन हो गया धारण करना, लर्निंग सीखना, रिकॉग्नाइजेशन हो गया पहचान करना, और रिकॉल आपके पास हो गया प्रत्यस्मरण करना। ये चारों के चारों जो आपके पास रिटेंशन हो गया, लर्निंग हो गया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया, रिकॉल, इन चारों को मेमोरी के एलिमेंट्स यानी कि तत्व माने जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मेमोरी के एलिमेंट्स कौन से हैं, मैं एलिमेंट्स या फिर आपके पास तत्व कौन है स्मृति के। तो ये चारों के चारों, रिटेंशन, लर्निंग, रिकॉग्नाइजेशन और रिकॉल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी के जितने 15 क्वेश्चन हमारे पास साइकोलॉजी के बच जाते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक